हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और हम यहाँ पे मॉडल पेपर्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के पेपर्स जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। आपको पैटर्न पता लगेगा, क्वेश्चन पता लगेगा, किस प्रकार से कर सकते हैं। इनमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे सभी यूनिट से, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। तो ठीक है, इसमें क्या पता लगता है, जिस तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, और आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे सारे। अब देखिए, यहाँ पे आपको 80 मार्क्स, मैक्सिमम 80 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 80 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और इसमें कुछ क्या है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से समझिए कि टोटल 23 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में और सभी कंपलसरी हैं, सभी जरूरी हैं क्वेश्चंस करने। उसके बाद क्या बोला है, मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, तो उनके सामने मार्क्स दिए होते हैं। एंड रीड ईच क्वेश्चंस केयरफुली, हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको और उनका आंसर टू द पॉइंट देना है। ऐसा नहीं कि भाई जितना पूछा गया है एक्स्ट्रा ही कुछ लिख दिया या फिर भाई जितना पूछा गया है वो पूरा भी ना लिखा, मतलब टू द पॉइंट आपको आंसर करने हैं। फिर क्वेश्चन 1 में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको 4 पार्ट दिए होंगे और उनमें से एक सही ऑप्शन होगा जो आपको अपनी बुक में लिखना है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 2 है असर्शन एंड रीजनिंग के संबंधित क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस इसमें भी दिए होंगे और आपको इसमें भी सही ऑप्शन लिखना है, यानी प्रश्न नंबर 2 में आपको कथन और उसके एक स्टेटमेंट बना दी, एक कथन बोल दिया और उसका जो कारण है वो आपको बताया गया होगा। आपको बताना होगा कि ये कथन सही है या नहीं, अगर कथन सही है तो क्या उसका कारण सही है। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर आपको यहाँ पे मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा कि ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आर 1 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का हर एक भाग 1 अंक का है। उसके बाद क्वेश्चन 3 से 6 भी 1 अंक के हैं। 7 से 13 2 अंक के क्वेश्चन है और क्वेश्चन 14 से 17 4 अंक के, और फिर क्वेश्चन 18 से 22 6 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है केस स्टडी से रिलेटेड, जो कि 4 मार्क्स का है। चलिए, यहाँ पे ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी, मतलब एक प्रश्न के अंदर ही चॉइस दी जाएगी जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी हमने अभी इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं एक बार उनको आप रिवाइज कर लें और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप ये देख लीजिए एक बार। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अलग अलग पार्ट्स आप देख सकते हैं। तो भाग क है इसका, भाग क में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर किए होंगे तो एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आपको देखने को होगा कि भाई अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। सिंपल है, काफी इजी है, सरल है। कैसे? देखिए, अपरिमेय संख्या कौन सी है जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूट 25 है, तो 25 को अगर अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। और ये अंडर रूट में तो लिख सकते हैं हम, है ना, मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं इसको, 5/1 लिख दीजिए, ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पार्ट 3 की, तो ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ सकता है। और रूट 81, देखिए रूट 81 भी प्लस माइनस 9 हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। लेकिन जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं इसमें 2 है, कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर में जो रूट 7 है ना, वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है वो? इर्रेशनल नंबर है। तो इसीलिए ये पार्ट सेकंड है, यही है आपका इर्रेशनल नंबर, है ना। इस तरह से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट पार्ट,
पार्ट है इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है, द्विघात बहुपद x² माइनस 25 के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी सम ऑफ जीरोज आपको बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास x² माइनस 25, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। x² माइनस 25 ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके जीरोज मान लीजिए, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके जीरोज मान लेंगे अल्फा और बीटा है। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाय ए ये हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर पूछा जाए, फिलहाल तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये होता है। अब ये कहां से आएगा? बी ए बी सी। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए ए बी और सी कहां से आएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब जो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यही होता है। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 25 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है तो इसको पॉलिनोमियल लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? माइनस 25, और आपके पास b की वैल्यू कितनी है? तो देखिए x वाली टर्म यहाँ से मिसिंग है, x वाली टर्म नहीं दी, तो क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा तभी x वाली टर्म भी 0 बनी होगी, और ये इस तरह से आपकी आ जाती है। अब यहाँ पे कितना है? 0 अपॉन माइनस 25 कितना आ जाएगा? 0 ही रहेगा, है ना। तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से देखिए हम पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, ताकि इस जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको फिगर बदल के आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी आ जाए, क्वेश्चन कोई सेम हो लगभग, इसमें जीरोज की जगह प्रोडक्ट पूछा हो, आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज, ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो चलिए वापस से पेपर पे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं था, वो हम डिस्कस कर रहे थे इसको, इसीलिए आप इतना समय मान लीजिए कि लगा है। अदरवाइज हमें कितनी देर लगनी है इसको सॉल्व करने में, वो देखिए। फाइंड द सम ऑफ जीरोज है, तो यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए माइनस बी बाय क्या होता है? सी होता है ना, माइनस बी बाय सी होता है। तो इसको हम कितना कर लेंगे? ये आ जाएगा आपका माइनस बी, तो 0 है ना, तो 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। और ये फर्स्ट ऑप्शन, इसी तरह से 2 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। ये माइनस बी बाय ए है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको माइनस बी बाय
ए देखने को मिलेगा जो कि 1 है, ठीक है, माइनस बी बाय ए। तो ए कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 आ जाता है, मतलब ये 0 ही होगा। तो पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो इसके मूल कैसे, रियल एंड अनइक्वल किस केस में होंगे, ये आपको बताना है। तो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड अनइक्वल। तो इसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक आता है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही दिया है यहाँ पे, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज दी गई है, ये है बच्चों आपका डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जब d की वैल्यू, ये पता लग गया ना d क्या होता है, d के इस यहाँ पे 3 केसेस आते हैं, एक तो 0 से बड़ा होगा, एक 0 के बराबर होगा, और एक ये d 0 से छोटा हो सकता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये a हो गया, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएंगी। अब ये तीनों केस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर d, ठीक है, अगर इस d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, मतलब इसके मूल बराबर नहीं होंगे, वास्तविक होंगे और एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर d 0 आया है, d 0 के बराबर आया है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अनइक्वल की जगह डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 से छोटा हो गया, तो यहां पे लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो वास्तविक मूल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये आपको तीनों केसेस पता होने चाहिए, अगर ये पता है तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल कब होंगे, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब ये देखना है कौन से केस में है, इसको नोट कीजिए पहले। तो बच्चों नोट कर लिया है यहाँ तक। अब देखिए इस केस में यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और रियल एंड अनइक्वल कब होंगे, या रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे रूट्स, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, या फिर d 0 से बड़ा होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर आपसे इसकी जगह पूछ लिया जाए कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो भी आप आंसर दे पाएंगे, है ना। और अगर इसकी जगह डी दे दिया तब भी आप आंसर दे पाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके भी क्वेश्चन अगर दे देंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए अगला पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको दी गई है, और इसमें आपको 30th टर्म बतानी है, ठीक है। तो एपी देख लीजिए क्या है, 10, 7 और 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो AP कितनी है? AP है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। आपको क्या करना है? 30th टर्म बतानी है, 30th टर्म। ठीक है, तो n यहाँ पे कितना हो गया? 30 हो गया, A कितना हो गया? 10 हो गया, और D कितना हो गया? A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, हमें क्या निकालना है? AN निकालना है। ठीक है, इस केस में AN फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख सकते हैं हम। A 30, N की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो रख लीजिए। A कितना है? 10 है, प्लस 30 माइनस 1 इंटू D कितना है? -3। इसको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 29 इंटू -3। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 10 माइनस 3 इंटू 9 कितना होता है? 9 या 27, 2 बच गया, 3 इंटू 2 6 और 2 8, 87 आ गया। तो A30 कितना आ जाएगा? 10 माइनस 87 -77। तो -77 30th टर्म हो जाएगी। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बेसिक सॉल्यूशन है, तो हमने बेसिक ये फॉर्मूला लगाया है। ये तो आपको आता होगा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, बस इसकी हेल्प से सॉल्व कर दिया। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर डायरेक्ट आपके पास ऐसे क्वेश्चन है तो इसको बहुत जल्दी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अलग अलग मैंने लिखा है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते कि यहाँ पे फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला पता है। इसमें सीधा आप वैल्यूज रख देते। A कितना है? 10 है, प्लस N कितना है? 30 माइनस 1 इंटू -3, और यहाँ पे फटाफट 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा -77। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है? यानी बच्चों ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल्स के बारे में देखिए। सिमिलर जो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं नहीं है, ये आपको कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको दी है। तो फर्स्ट है एंगल 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 सिमिलैरिटी, फिर ये है साइड 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 एंगल साइड। और देखिए ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि भाई एंगल साइड एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके बीच की साइड इक्वल हो। जबकि ऐसा होता है क्राइटेरिया कि साइड फिर उनके बीच का एंगल है ना, दो साइड और बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो वो सिमिलर कहलाएंगे ट्रायंगल। समझ में आ गया? ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में आपने सीखा था, इसको नोट कर लेंगे। और इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे एक थ्योरम आपने पढ़ी थी, अगर याद हो तो, थेल्स थ्योरम, जिसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे? थेल्स थ्योरम, याद है? देखिए बच्चों, आपको ना पता होनी चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस को। थेल्स थ्योरम या फिर इसको बोलते हैं BPT, डिटेल में डिस्कस करेंगे इन थ्योरम्स को। तो अगर आपको याद आ रही है तो उसकी हेल्प से इसका आंसर इजीली आ सकता है। पहले नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो AB की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, AC दिया है 9 सेंटीमीटर और AD दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, AB, AC एंड AD दी है इसमें। तो देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, ऐसा कुछ ABCDE। DE, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आधारित थेल्स थ्योरम पे, ठीक है, या फिर BPT थ्योरम। तो बेसिक
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? इन ट्रायंगल ABC, if BC is parallel to DE, then by BPT, DE divides the sides AB and AC in the same ratio. ये समझिए क्या बोलना चाह रही है बीपीटी थ्योरम कि एक ट्रायंगल में अगर भाई एक कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन किसी साइड के पैरेलल जाती है, ठीक है, बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करते हुए, तो वो दो साइड्स को सेम रेशियो में, ठीक है, या डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो AD है, ठीक है, जो AD है अपॉन DB वो बराबर होगा AE अपॉन EC के, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। और दूसरा आपको अगर गिवन है, क्या गिवन है? AB गिवन है एंड AC गिवन है, और क्या चीज गिवन है? AD, हाँ, AB गिवन है, AC गिवन है एंड AD गिवन है। AD गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या चाहिए? AD पता है, AB नहीं, हमें AE चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले हम यहां पे निकाल लेंगे DB। DB कैसे निकालेंगे? DB हो जाएगा AB माइनस AD, यानी AB कितना है? 6 और AD कितना है? 2, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब और क्या चाहिए? DB तो आ गया हमारे पास, AD ऑलरेडी गिवन है, और ये AE हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो AE है वो किसके बराबर होगा? AC माइनस EC के बराबर होगा, है ना। या फिर हम EC की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना। EC इज इक्वल टू AB EC इज इक्वल टू AE माइनस AC, है ना। AE में से अगर हम AC माइनस AE होगा क्या? AC माइनस AE, देखिए ये पूरा है, इसमें से अगर हम ये AE माइनस कर देंगे तो EC बच जाएगा, है ना। यानी AC कितना है? AC है 9 और इसमें से AE माइनस कर देंगे। तो चलिए अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आई है ध्यान से देखिए। AD कितना है? AD है 2 सेंटीमीटर, लिख लीजिए। DB कितना निकाला? 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू AE कितना है? AE हमें नहीं पता, लिख लेंगे एज इट इज। और EC कितना है? EC है 9 माइनस AE, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। पहले तो ये कट जाएगा, ये 2 2 जा 4 आता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 माइनस AE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 AE। आगे सॉल्व कर लेंगे, AE को राइट साइड लेके जाइए, तो 9 इज इक्वल टू 2 AE प्लस AE, कितना हो जाएगा? ये 3 AE इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर।
एंड AE कितना आ जाएगा 9/3, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो AE की वैल्यू हमें पता लग गई 3 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो बच्चों समझ में आया ये किस तरह से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें बताना था वैल्यू ऑफ AE। वैल्यू ऑफ AE कितना आया है 3 सेंटीमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इनको प्रैक्टिस करें। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर करते हैं ना बच्चों, तो वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप दोबारा से पेपर को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं। नहीं तो फिर उसको दोबारा आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। इस तरह से आप तैयारी अच्छे से करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।